हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन डाई कास्टिंग मशीन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डाई कास्टिंग मशीन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के इंटरव्यू के बारे में। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये होगा कि व्हाट इज डाई कास्टिंग। तो आपका आंसर होगा कि डाई कास्टिंग एक मेटल कास्टिंग प्रोसेस है जहाँ पे मोल्टन मेटल को हाई प्रेशर के साथ डाइस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इस पिक्चर की हेल्प से आप समझते हैं कि किस प्रकार से मोल्टन मेटल को हाई प्रेशर के साथ डाइस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और आपका जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो आपको मिलता है। आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विच मेटल्स आर कॉमनली यूज्ड। डाई कास्टिंग प्रोसेस में कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं। तो आपका आंसर होगा कि एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर अलॉय। ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि कॉमनली डाई कास्टिंग प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ सकता है कि व्हाट इज अ डाई कास्टिंग मशीन। डाई कास्टिंग मशीन आखिर होती क्या है। तो आपका आंसर होगा कि डाई कास्टिंग मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो कि हाई प्रेशर के साथ मोल्टन मेटल को डाइस के अंदर इंजेक्ट करती है। फर्दर डाई कास्टिंग मशीन को हॉट चैम्बर और कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन में डिवाइड किया जा सकता है। हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन में जो फर्नेस होती है वो मशीन का इंट्रिकल पार्ट होती है, जबकि कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन में फर्नेस को मशीन से अलग रखा जाता है। लो मेल्टिंग पॉइंट्स मेटल को हॉट चैम्बर में प्रोसेस किया जाता है, जबकि हाई मेल्टिंग पॉइंट्स मेटल को कोल्ड चैम्बर मशीन में प्रोसेस किया जाता है। आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इन दोनों कास्टिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा और हमें बताइए। तो आपका आंसर होना चाहिए कि हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन में लो मेल्टिंग मेटल वाले मटेरियल्स जैसे कि जिंक, लेड, मैग्नीशियम को हाई प्रेशर के साथ स्टील टाइप में इंजेक्ट किया जाता है, जबकि कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन में हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मोल्टन मेटल्स को जैसे कि एल्युमिनियम, ब्रास, कॉपर अलॉयज को हाई प्रेशर के साथ मैनुअली या लेडल की हेल्प से डाइज में इंजेक्ट किया जाता है। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि किस प्रकार से प्लंजर की हेल्प से और गूस डेक बैरल की हेल्प से मोल्टन मेटल को डाइस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जबकि कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन में लेडल की हेल्प से मोल्टन मेटल को डाइस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि हॉट चैम्बर और कोल्ड चैम्बर मशीन में क्या-क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो देखिए, आपका आंसर होना चाहिए कि अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो सबसे पहला डिफरेंस जो मेटल के बेस पे होता है वो यह डिफरेंस है कि हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन में लो मेल्टिंग पॉइंट्स वाले मेटल्स जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, लेड, टिन को प्रोसेस किया जाता है, जबकि कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन में हाई मेल्टिंग पॉइंट्स मेटल्स को जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर अलॉयज, ब्रास को प्रोसेस किया जाता है। मशीन डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन में फर्नेस जो है वो मशीन का एक इंटीग्रेटेड पार्ट होती है, जबकि कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन में फर्नेस को सेपरेटली मशीन के साथ रखा जाता है। साइकिल टाइम की बात करें तो हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन में हमें फास्ट साइकिल टाइम मिलता है, जबकि कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन में जो साइकिल टाइम होता है वो कंपेयर टू हॉट चैम्बर स्लोअर या लॉन्गर साइकिल टाइम हमें मिलता है। इंजेक्शन सिस्टम की बात करें तो हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन में जो प्लंजर होता है वो मोल्टन मेटल में डायरेक्टली सबमर्ज होता है, जबकि कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन में प्लंजर मोल्टन मेटल में सबमर्ज नहीं होता है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर की बात करें तो हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन में जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है हमें 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलता है, जबकि कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन में यह टेम्परेचर 600 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। प्रोडक्शन रेट की बात करें तो शॉर्ट साइकिल टाइम होने की वजह से हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन का जो प्रोडक्शन रेट होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन का जो प्रोडक्शन रेट होता है वो कंपेयर टू हॉट चैम्बर कम होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन का मेंटेनेंस कॉस्ट कम आती है, जबकि कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन की मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा आती है, क्योंकि इसमें जो फर्नेस है वो सेपरेटली लगी हुई है और उसकी मेंटेनेंस हमें अलग से करनी होती है। एप्लीकेशन की बात करें तो हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन में टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, स्मॉल प्रेसिंग कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं, जबकि कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन में इंजन ब्लॉक, गियर बॉक्स हाउसिंग और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को बनाया जाता है। एक ट्रिकी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हम हाई मेल्ट टेम्परेचर मेटल्स को हॉट चैम्बर में और कोल्ड मेल्ट टेम्परेचर को कोल्ड चैम्बर मशीन में प्रोसेस करें तो क्या होगा। तो देखिए, आपका आंसर होना चाहिए कि अगर हम हाई मेल्टिंग टेम्परेचर मेटल्स को जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर को हॉट चैम्बर में प्रोसेस करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारा जो प्लंजर और बैरल होगा उसका वेर एंड टेयर ज़्यादा होता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हाई मेल्टिंग टेम्परेचर जो मटेरियल होता है उसकी वजह से इसमें वेयर एंड टेयर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से हमें मशीन की लाइफ कम मिलती है
और सेकंडली क्या होता है कि आपका जो सेफ्टी रिस्क है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें चांसेस है कि हाई मेल्टिंग मेटल होने की वजह से बैरल में डैमेज के चांस होंगे और आपके मेटल लीकेज की पॉसिबिलिटी भी आपकी बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से ओवरऑल जो सेफ्टी रिस्क होता है वो आपका बढ़ जाएगा। इसके अगेंस्ट में अगर हम बात करें कि लो मेल्टिंग टेम्परेचर मेटल्स को जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, लेड को कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन में प्रोसेस करें, तो ये टेक्निकली तो पॉसिबल है, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका जो प्रोसेस होगा वो इनएफिशिएंट होगा। उसका रीज़न ये है कि आपका साइकिल टाइम यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको इस कंडीशंस में लैडल की हेल्प से जो आपके लो मेल्टिंग टेम्परेचर मेटल्स हैं, उनको बैरल में डालना होगा और टाइम में इंजेक्ट करना होगा। तो ओवरऑल ये पॉसिबल है कि आप लो मेल्टिंग मेटल्स को आप कोल्ड चैम्बर में प्रोसेस कर सकें, लेकिन ये टोटली एक इनएफिशिएंट सिस्टम होगा, जिसकी वजह से आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो आपकी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये दोनों टोटली डिफरेंट प्रोसेस हैं और हम इनको आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। आपके सामने अगला ट्रिकी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या कोई ऐसी सिंगल मशीन है जो दोनों प्रोसेस को रन कर सकती है? तो आपका आंसर होगा नहीं। आज के समय में एज़ ऑन डेट ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो कि इन दोनों प्रोसेस को एक साथ कर पाए। उसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि इसमें जो डिज़ाइन डिफ़रेंस है वो सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि जहाँ पे हॉट चैम्बर में आपका जो फर्नेस होती है वो इनबिल्ट होती है, जबकि कोल्ड चैम्बर प्रोसेस में आपकी जो फर्नेस है वो एक्सटर्नल होती है। इसके अलावा मेटल कंपैटिबिलिटी का भी फ़र्क है। लो मेल्टिंग टेम्परेचर और हाई मेल्टिंग टेम्परेचर होने की वजह से मटेरियल कंपैटिबिलिटी की दिक्कतें आती हैं। और इकोनॉमिक फैक्टर तो सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपकी जो मशीन्स होगी वो इनएफिशिएंट होगी और ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो आपकी मीट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि एलपीडीसी मशीन्स क्या होती हैं? तो देखिए, लो प्रेशर डाई कास्टिंग मशीन वो मशीन होती हैं जो लो प्रेशर गैस की हेल्प से मोल्टन मेटल को डाइस में इंजेक्ट करती हैं। एलपीडीसी मशीन जनरली वर्टिकल मशीन्स होती है, जहाँ पे आपकी जो फर्नेस होती है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे लगी होती है। गैस प्रेशर की हेल्प से मोल्टन मेटल को अगेंस्ट द ग्रेविटी मोल्ड में इंजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि किस प्रकार से गैस प्रेशर की हेल्प से मोल्टन मेटल को डाइस के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एलपीडीसी का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो एचपीडीसी से बिल्कुल ही डिफरेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि एचपीडीसी और एलपीडीसी में और क्या-क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो आपका आंसर होगा कि सबसे पहला तो डिफरेंस जो है वर्किंग प्रिंसिपल का है। जहाँ पे एचपीडीसी में मोटर मेटल को हाई प्रेशर के साथ इंजेक्ट किया जाता है और जो प्रेशर होता है वो 10 से 200 मेगापास्कल तक पहुँच जाता है, जबकि लो प्रेशर डाई कास्टिंग में जो आपका वर्किंग प्रेशर है वो केवल 0.5 से लेकर 1.5 बार तक ही होता है। इसका मतलब यह है कि 0.5 से 1.5 बार के प्रेशर में ही मोल्टन मेटल को डाइस के अंदर इंजेक्ट करना पॉसिबल है। जो सेकंड डिफरेंस है वो मशीन के डिजाइन का है, क्योंकि हाई प्रेशर डाई कास्टिंग में आपका जो हाइड्रोलिक रैम या प्लंजर है उसका यूज किया जाता है मोल्टन मेटल को डाइस के अंदर इंजेक्ट करने के लिए, जबकि लो प्रेशर डाई कास्टिंग में केवल इनर्ट गैस के प्रेशर की हेल्प से मोल्टन मेटल को डाइस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। साइकिल टाइम की बात करें तो हाई प्रेशर डाई कास्टिंग एक फास्ट प्रोसेस है, जहाँ पे आपको जो साइकिल टाइम है वो विद इन सेकंड्स होता है, जबकि लो प्रेशर डाई कास्टिंग में आपका साइकिल टाइम्स मिनट्स में होता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि एलपीडीसी में जनरली जो साइकिल टाइम है वो एचपीडीसी से हमें ज़्यादा ही मिलता है। डाई मटेरियल की बात करें तो हाई प्रेशर डाई कास्टिंग में स्टाइल विद हाई वेयर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी के साथ बनाई जाती हैं, जबकि लो प्रेशर डाई कास्टिंग में डाइस तो ज़्यादा रोबस्ट बनाया जाता है, क्योंकि इसमें स्लोअर कूलिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। पार्ट साइज और कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम देखते हैं कि एचपीडीसी में स्मॉल टू मीडियम थिन वॉल्ड कॉम्प्लेक्स पार्ट बनाना पॉसिबल है, जबकि लो प्रेशर डाई कास्टिंग में लार्जर थिकर वॉल्ड और सिमेट्रिकल पार्ट्स लाइक व्हील्स को बनाना पॉसिबल होता है। सरफेस फिनिश की अगर हम बात करें तो एचपीडीसी में एक्सीलेंट फिनिश देखने के लिए मिलती है और हाई डायमेंशनल एक्यूरेट पार्ट हमें मिलते हैं, जबकि लो प्रेशर डाई कास्टिंग में हमें मॉडरेट फिनिश मिलती है और हमें अच्छी फिनिश के लिए मशीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। पोरेसिटी को समझें तो एचपीडीसी में हमें हाई पोरेसिटी पार्ट्स मिलते हैं, जबकि एलपीडीसी में हमें पोरेसिटी की जो चांस होते हैं वो कम होते हैं। इसका मतलब है कि हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें एलपीडीसी प्रोसेस में मिलता है। एप्लीकेशन की बात करें तो हाई प्रेशर डाई कास्टिंग में गियर बॉक्स हाउसिंग, इंजन कवर्स, इलेक्ट्रॉनिक एनक्लोजर्स बनाना पॉसिबल है, जबकि लो प्रेशर डाई कास्टिंग में एल्युमिनियम व्हील्स, सिलेंडर हेड्स और स्ट्रक्चरल पार्ट्स को बनाना मुमकिन है। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि डाई कास्टिंग प्रोसेस के एडवांटेज क्या हैं और इनकी लिमिटेशंस क्या हैं? तो देखिए, एडवांटेज की बात करें तो डाई कास्टिंग प्रोसेस में हमें हाई प्रोडक्शन स्पीड रेट
मिलता है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स शेप्स को बनाना पॉसिबल है, गुड सरफेस फिनिश मिलती है और डायमेंशनली एक्यूरेट पार्ट हमें मिलते हैं। लिमिटेशंस को समझे तो डाई कास्टिंग में हमें हाई डाई कॉस्ट देखने के लिए मिलती है, जबकि डाई कास्टिंग का जो एप्लीकेशन है वो केवल नॉन फेरस मेटल तक ही लिमिटेड है। और इसके अलावा अगर हम क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो हमें पोरोसिटी का इशू डाई कास्टिंग पार्ट्स में देखने के लिए मिलते हैं। मशीन से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि शॉर्ट स्लीव या शॉर्ट चैम्बर क्या होता है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि जिस बैरल की हेल्प से मोल्टन मेटल को डाइस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, उसको हम शॉर्ट स्लीव या शॉर्ट चैम्बर कहते हैं। यहाँ पे इस बैरल का एक लार्जर व्यू लगाया है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से रैम की हेल्प से मोल्टन मेटल को डाइस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। और इस बैरल की जो हाइट है और उसकी जो लेंथ है, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ सकता है कि मोल्ड टेम्परेचर कंट्रोलर क्या होते हैं और इनकी रिक्वायरमेंट क्यों है? देखिए, मोल्ड टेम्परेचर कंट्रोलर या एमटीसी ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनका काम होता है मोल्ड के टेम्परेचर को कंट्रोल करना और स्टेबलाइज करना। तो हम देखते हैं कि डाई कास्टिंग मशीन में इस तरह से एमटीसी लगे होते हैं और इनका काम होता है कि जो मोल्ड है, मोल्ड के टेम्परेचर को कंट्रोल करना और स्टेबलाइज करना। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम एमटीसी का यूज़ ना करें तो क्या होगा? देखिए, एमटीसी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम एमटीसी का यूज़ नहीं करेंगे तो हमें डिफेक्ट्स हमारे प्रिवेंट नहीं होंगे, हमें कास्टिंग के ऊपर डिफेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे और इसके अलावा जो कास्टिंग की जो क्वालिटी फिनिश है वो भी हमें अच्छी नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि एमटीसी एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जो कि डाई कास्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मशीन से रिलेटेड अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डाइस के अंदर इजेक्टर सिस्टम क्या होता है? तो देखिए, इजेक्टर सिस्टम वो सिस्टम है जो कि कास्टिंग पार्ट को डाई से बाहर निकालने का काम करता है। तो अगर हम डाइस को समझें तो डाइस बेसिकली 2 पार्ट में बनी होती है, जिसमें हम एक पार्ट को कैविटी साइड कहते हैं और दूसरे पार्ट को कोर साइड कहते हैं। तो कोर साइड में इस तरह की इजेक्टर पिन्स होती हैं। इन पिन का काम ये होता है कि एक कंप्लीट साइकिल होने के पश्चात पार्ट्स को ऑटो रन के दौरान डाई से बाहर निकालना। तो इस प्रकार ये इजेक्टर प्लेट्स हैं और इजेक्टर डाई है। तो रनिंग में क्या होगा कि जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो इस इजेक्टर प्लेट की हेल्प से पार्ट्स को डाइस से बाहर ऑटो में निकाला जाता है। इसका मतलब यह है कि हमें पार्ट्स को निकालने के लिए मैनुअल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर पिन्स पार्ट्स को खुद ही डाइस से बाहर निकाल देती हैं और हमें केवल पार्ट को फोल्ड करके डाइस से बाहर निकालना होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डाई लुब्रिकेशन आखिर क्या चीज़ है और ये क्यों नेसेसरी है? तो देखिए, डाई लुब्रिकेशन का सीधा सा मतलब है कि डाई कोर एंड कैविटी पे लुब्रिकेशन का स्प्रे करना। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि डाई 2 पार्ट में बनी होती है, जिसमें कैविटी साइड और कोर साइड होता है। तो कैविटी और कोर साइड दोनों में ही हमें डाई लुब्रिकेशन का स्प्रे करना होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, डाई लुब्रिकेशन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे क्या होता है, जो आपका कास्टेड पार्ट होगा वो आसानी से इजेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा जो डाई लुब्रिकेशन है वो डाई की लाइफ को बढ़ाता है और डाई ओवरहीटिंग और फ्रिक्शन को भी कम करता है। इसकी वजह से जो पार्ट्स में डिफेक्ट जैसे कि सोल्डरिंग और सरफेस क्रैक्स आदि भी कम होते हैं। अगर हम प्रॉपर लुब्रिकेशन करते हैं तो हमें सरफेस फिनिश भी पार्ट्स की अच्छी मिलती है और जो प्रोडक्शन रेट होता है वो भी हमारा बढ़ जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने ये भी आएगा कि डाई कास्टिंग में जो डायमेंशनल एक्यूरेसी होती है पार्ट्स की, वो हमें किस टॉलरेंस पे मिलती है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डायमेंशनल एक्यूरेसी आखिर होती क्या है? देखिए, डायमेंशनल एक्यूरेसी को अगर हम डाई कास्टिंग के रिस्पेक्ट में समझें तो बहुत सिंपल है कि जो हमें कास्टिंग पार्ट मिलता है, उसकी जो डायमेंशंस हैं वो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के कितने करीब हैं। तो जितनी ज़्यादा अच्छी हमें डायमेंशंस मिलती हैं तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पार्ट है वो डायमेंशनली एक्यूरेट है। तो मशीन में कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि हाई इंजेक्शन प्रेशर, डाई का प्रॉपर डिज़ाइन और करेक्ट मेटल का सिलेक्शन और डाई का टेम्परेचर और प्रॉपर लुब्रिकेशन। तो ये अगर सभी चीज़ें मेंटेन होती है तो हमें हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी के पार्ट्स डाई कास्टिंग प्रोसेस में मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमें किस टॉलरेंसेस के डाई कास्टेड पार्ट मिलते हैं, तो टिपिकली अगर हम बात करें तो डाई कास्टिंग प्रोसेस में हमें प्लस माइनस 0.1 से लेकर प्लस माइनस 0.3 तक के टॉलरेंसेस के पार्ट हमें डाई कास्टिंग प्रोसेस में मिलते हैं। सरफेस फिनिश और समझें तो पार्ट्स की जो सरफेस फिनिश होती है वो 1 से 2 माइक्रोन तक इजीली हमें डाई कास्टिंग प्रोसेस में मिल जाती है। एक क्वेश्चन आपके सामने ये भी आएगा कि डाई कास्टिंग प्रोसेस में साइकिल टाइम होता क्या है? तो देखिए, साइकिल टाइम का डाई कास्टिंग प्रोसेस में यह मतलब है कि डाई के क्लोज होने से लेकर और पार्ट के इजेक्ट होने तक का जो टाइम होता है वो एक कंप्लीट साइकिल टाइम कहलाता है।
डाई कास्टिंग प्रोसेस में कंप्लीट साइकिल टाइम को हम 5 स्टेप में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला स्टेप डाई क्लोजिंग टाइम, सेकंड स्टेप में इंजेक्शन ऑफ मोल्टन मेटल, थर्ड स्टेप में कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन टाइम, फोर्थ स्टेप में डाई ओपनिंग टाइम और फिफ्थ स्टेप में इजेक्शन ऑफ कास्टिंग आता है। तो इन सभी के टाइम को अगर हम क्लब करते हैं तो हमें टोटल साइकिल टाइम यहाँ पे मिलता है। शॉर्ट में अगर बात करें तो साइकिल टाइम का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ डाई से लेकर इजेक्शन ऑफ फिनिश पार्ट। तो ये टोटल टाइम होगा वो कंप्लीट साइकिल टाइम कहलाएगा। इस पिक्चर की हेल्प से आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से जो साइकिल टाइम होता है उसमें डाई क्लोजिंग से लेकर स्टार्ट, डाई क्लोजिंग और इसके अलावा मेटल पोरिंग, सॉलिडिफिकेशन और इजेक्ट, तो ये कंप्लीट टाइम मिलके आपका टोटल साइकिल टाइम बनता है। एक क्वेश्चन आपके सामने अब ये भी आता है कि डाई कास्टिंग इंडस्ट्री का आखिर फ्यूचर क्या है। तो देखिए, डाई कास्टिंग इंडस्ट्री या डाई कास्टिंग प्रोसेस का जो फ्यूचर है वो बड़ा ही ब्राइट है, क्योंकि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स डिमांड बढ़ती जा रही है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में लाइट वेट बनाए रखने के लिए डाई कास्टिंग पार्ट्स का यूज़ होता है। इसके अलावा काफ़ी नए ऐसे मेटल्स आ गए हैं जो लाइट वेट होते हैं और उनमें हाई स्ट्रेंथ मिलती है, तो उनका यूज़ भी डाई कास्टिंग में किया जाता है। अब ऑटोमेशन और इंडस्ट्री 4.0 के आने से डाई कास्टिंग प्रोसेस में ऑटोमेशन काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से अब हमें लोअर साइकिल टाइम और हाई एफिशिएंसी के साथ कास्टेड पार्ट को बनाना पॉसिबल है। इसके अलावा डाई कास्टिंग प्रोसेस एक ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और सस्टेनेबल प्रोसेस है, और जिसमें जो मटेरियल वेस्टेज होती है वो ना के बराबर होती है, क्योंकि हम जो भी इसका वेस्टेज होता है उसे दोबारा रिसाइकिल ईजिली कर लेते हैं। एडवांस क्वालिटी इंस्पेक्शन जैसे कि एक्स-रे आने की वजह से अब डाई कास्टिंग प्रोसेस में ऑनलाइन इंस्पेक्शन पॉसिबल है। अब काफ़ी ऐसी नई मशीनें आ गई हैं जिसमें कस्टमाइजेशन करके आप स्मॉल बैचेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम ओवरऑल देखते हैं तो डाई कास्टिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर जो है बड़ा ही ब्राइट है। आपसे डाई कास्टिंग पार्ट की कॉस्टिंग के बारे में भी पूछा जा सकता है कि जो डाई कास्टेड पार्ट होते हैं उसकी कॉस्टिंग कैसे होती है। तो देखिए, डाई कास्ट जो पार्ट्स होते हैं उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो डिपेंड करती है कि हमने उसमें क्या रॉ मटेरियल लिया है। इसके अलावा जो डाई या टूलिंग की कॉस्ट है वो क्या है, मशीन ऑपरेशन की कॉस्ट क्या है, लेबर की कॉस्ट क्या है, स्क्रैप या रिवर्क है उसकी कॉस्ट क्या है, और पोस्ट प्रोसेसिंग और जो ओवरहेड कॉस्ट है वो सब क्या है। तो अगर हम इन सारी कॉस्ट को जोड़ देते हैं तो हमें डाई कास्टेड पार्ट की कॉस्ट मिल जाती है। कॉम्प्लेक्स डिजाइन, हाई डाई कॉस्ट और हाई स्क्रैप रेट जो होते हैं, इसकी वजह से जनरली जो पार्ट की कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। पार्ट की जो कॉस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है डाई कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पार्ट्स पर डाई प्लस मटेरियल कॉस्ट प्लस मशीन ऑपरेशन कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस पोस्ट प्रोसेसिंग कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स। तो इन सारी कॉस्ट को जोड़कर हम डाई कास्टेड पार्ट्स की कॉस्ट को निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने डाई कास्टिंग प्रोसेस में पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस को समझा, और जो वीडियो थी ये पार्ट 1 थी। इसके बाद हम पार्ट 2 लेके आएंगे जिसमें हम डाई कास्टिंग प्रोसेस में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, आप कमेंट करके क्वेश्चंस पूछिए, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए साथियों इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।